तो गाइज आज से अपना यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे क्या, न्यू ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस स्टेट जो कि एस्टेब्लिश्ड हुए थे इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी में जो भी नए नए ऑटोनॉमस स्टेट एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, 18वीं सदी में जो भी नए नए स्वायत्त राज्य स्थापित हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो उसे जानने के पहले जानो पोस्ट मुगल एरा के बारे में, यानी औरंगजेब के बाद मुगलों का हाल क्या हुआ। तो 18वीं सदी जो था 18th सेंचुरी, यहां पर से डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल स्टार्ट होता है, मुगल स्टार्ट हो जाता है, यानी मुगल अब बर्बाद होने लगते हैं। यहां पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो बेटे आए, मुआज्जम, आजम, कामबख्श, इन सबों में झगड़ा शुरू हो गया कि कौन बनेगा अगला रूलर। उत्तराधिकार का झगड़ा था और अल्टीमेटली इसमें 65 वर्ष के एज वाले बहादुर शाह, जिसे मुअज्जम भी जिसका एक्चुअल नाम था, मुअज्जम या बहादुर शाह बोल सकते हैं, बहादुर शाह, ये सक्सेसफुल होता है। तो पहले क्रोनोलॉजी जानो कि कौन कौन आए औरंगजेब के बाद। तो पहले आया बाबू बहादुर शाह जो कि 1707 से 1712 तक रूल करता है। इस बहादुर शाह के बाद आता है जहांगीर शाह। ये जहांगीर शाह 1712 से 13 मात्र 1 साल के लिए रूल किया। उसके बाद आया फर्रुखसियार जो था 1713 से 1719 तक रूल किया है मात्र। फर्रुखसियार के बाद आया मुहम्मद शाह, ये 1719 से 1748 तक रूल किया। इसके बाद आता है शाह आलम सेकंड जो कि 1759 से 1806 तक रूल किया। और इसके बाद आखिरी में आता है बहादुर शाह सेकंड, थर्ड नहीं होगा ये होगा बहादुर शाह सेकंड, जो कि 1837 से 1857 तक रूल करता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में मैंने लिखा है। तो ये सारे कुछ क्रोनोलॉजी दिखते हैं, तो एक एक करके सबों को देखेंगे। सबसे पहले बात होगा बहादुर शाह का, जो 1707 से 1712 तक रूल करेगा। मुअज्जम जिसका नाम है एक्स्ट्रा, बहादुर शाह, कब से कब तक, 1707 से 1712 तक ये रूल करेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, यानी मुगलों की गद्दी पर बैठेगा। ये जो व्यक्ति है मेनली ये शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था। क्योंकि ये व्यक्ति को रूलिंग में कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, बस गद्दी पर बैठ गया, कुछ उसे ध्यान रहता था नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, इसलिए साहेब बेखबर कहलाया। फिर भी अपने कैपेबिलिटी के अनुसार थोड़ा सा कुछ काम करने की कोशिश किया कि एक फ्रेंडली अलायंस बनाया जाए मराठों के साथ, दूसरा राजपूतों के साथ और तीसरा सिखों के साथ। ये एक फ्रेंडली अलायंस बनाना चाहा, लेकिन कुछ खास बना नहीं। इनफैक्ट ये मराठाओं का एक फेमस व्यक्ति संभाजी को रिलीज भी किया था। शिवाजी के बेटे संभाजी जो कि इनके जेल में बंद थे, उसे छोड़ भी दिया था। उसके बावजूद कुछ खास रिलेशन बन नहीं पाया। फिर इसके बाद आता है जहांगीर शाह जो कि 1712 से 13 मात्र 1 साल के लिए रूल किया। जहांगीर शाह जो मूर्ख और लंपट राजा कहलाया, बेचारा बेवकूफ था, लेकिन ये रूलर बना कैसे जब बेवकूफ था। तो ये बना था जुल्फिकार खां के हेल्प से, जुल्फिकार खां। और जुल्फिकार खां के साथ मुगलों में पहली बार किंग मेकर इंट्रोड्यूस हुए। ये किंग मेकर थे, खुद किंग नहीं बन रहे थे, लेकिन उत्तराधिकारियों को किंग बना रहे थे।
इस एवज में, क्योंकि इन्हें मुगलों पर बड़ा यकीन था, ये मुगल सल्तनत के वफादार थे, ये चाहते थे कि साम्राज्य में वापस से वो प्रतिष्ठा आए। तो बोले कि हम तो राजा नहीं बनेंगे, हम दिमाग देंगे, गाइडेंस करेंगे, तो वैसे व्यक्ति को हम रूलर बनाते हैं जो मेरी बातों को माने और वापस से मुगलों को वो प्रतिष्ठा मिल पाए जो था कभी किसी जमाने में। तो जुल्फिकार खां के हेल्प से ही बनता भैया राजा। बहादुर शाह का पहला बेटा था ये, इसके पहले वाले का जो थे बहादुर शाह, उसी का ये सबसे बड़ा बेटा था। अब क्या होता कि अजमेर के राजा जयसिंह, जो कि को मालवा का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया ये जुल्फिकार के सेशन की वजह से, अजमेर के जो राजा थे जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, थोड़ा एक रिलेशन राजपूतों के साथ अच्छा बनाने के लिए। इनफैक्ट उसे मिर्जा का उपाधि भी दिया गया, है ना, ताकि रिलेशन एक अच्छा बनाए राजपूतों के साथ। फिर राजपूतों को खुश करने के लिए क्या किया, मेवाड़ में राजा अजीत सिंह थे, तो वो अजीत सिंह को ये दे दिए गुजरात की सूबेदारी दे दी, और साथ ही साथ महाराजा का उपाधि भी दिए, महाराजा की उपाधि भी दी। इसके बाद आते हैं इनके भतीजा 1713 ईस्वी में, जिनका नाम है फर्रुखसियार। और फर्रुखसियार जो है, अब उसका बारी आएगा, यहाँ पर फर्रुखसियार रूलर बनेंगे, फर्रुखसियार। लेकिन ये जो फर्रुखसियार था, ये 1713 में गद्दी पर बैठा, 1719 में इसका भी कहानी खत्म हो जाता है। और उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 48, काफी लंबा समय तक रूल किया है। ये रूलर कैसे बना तो समझो, इसका एक्चुअल नाम है रोशन अख्तर। क्या है, रोशन अख्तर। इसका उपनाम था रंगीला बादशाह, इसे रंगीला बादशाह बोला जाता था, रंगीन मिजाज का व्यक्ति था। इसी के टाइम पीरियड में इतना कमजोर हो चुका था मुगल, इसी के टाइम पीरियड में बंगाल, अवध और हैदराबाद, ये सारे आजाद हो गए, मुगलों से अलग हो गए। इसी के टाइम पीरियड में नादिर शाह का अटैक भी हुआ था। नादिर शाह जो कि यहां से सबों को लूट लेता है, तख्ते ताउस को लूट लेता है, कोहिनूर को लूट लेता है, लूट के चला जाता है। इनफैक्ट मुगलों को धूल चटा देता है, सही मायने में देखा जाए तो। इसी के टाइम पीरियड में नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली भी आता है अटैक करने। कौन, अहमद शाह अब्दाली भी आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मुगलों का डिक्लाइनेशन एकदम से साफ हमें क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। अब बारी आएगा शाह आलम सेकंड का। शाह आलम सेकंड, जो कि 1759 से 1806 तक रूल किया है। ये जो शाह आलम सेकंड था, ये 1764 में बक्सर नाम का जो जगह है, वहां पर बक्सर में एक युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। बक्सर में बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, उसके साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और ये शाह आलम सेकंड, ये तीनों मिलकर के कंपनी EIC के खिलाफ लड़े, लेकिन उस युद्ध में हार गए। और इसी की वजह से यहां पर हुआ था इलाहाबाद का संधि, और इस इलाहाबाद के ट्रीटी के बाद मुगल जो हैं वो पेंशनर बन गए। अब उनके हाथ में सत्ता नहीं रहा, सत्ता तो अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था, यानी अंग्रेजों का अब दिल्ली पर अधिकार हो चुका था और ये पेंशनर बन के रह गए। और आखिरी में आएंगे यहां पर बहादुर शाह सेकेंड, जो कि 1837 से 57 तक रूल करेगा। बहादुर शाह सेकेंड का एक्चुअल नाम था जाफर। ये जाफर आखिरी मुगल रूलर था। हुआ क्या, 1857 में रिवोल्ट में ये नेता बने थे, इसी कारण से बाद में इन्हें अंग्रेज युद्ध हराने के बाद अंग्रेज इसे रंगून भेज देते हैं। उस कहानी पर आएंगे हम लोग रिवोल्ट वाले चैप्टर में। अभी समझो स्थिति भारत का क्या हो रहा था, ये तो मुगलों का हाल है। भारत में हमने देखा कि हैदराबाद स्वतंत्र हुआ है, तो पहले हैदराबाद चलो।
स्वतंत्र मतलब पहले मुगलों के अंडर होता था, अब अलग हो गया। जिसके संस्थापक यानी फाउंडर थे निजाम उल मुल्क। ये जो थे चिंगलिज खां, असफ जाह के नाम से भी जाने जाते थे। ये जो व्यक्ति थे एक्चुअली में मुगलों के अंडर कभी रहा करते थे, लेकिन अब मुगलों से अलग होकर के खुद का एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था बनाए। ये बोले क्या कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जो है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा दक्कन के सूबेदार इनको नियुक्त किया गया था, निजाम उल मुल्क को। लेकिन ये उनसे अलग होना चाहे, अलग हो भी गए, लेकिन पहले डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन 1724 में क्या होता है, ये डिक्लेयर कर दिए कि हैदराबाद स्वतंत्र है। लेकिन ये घोषणा नहीं कर रहे, ये अपनी तरफ से वो सारा काम कर रहे हैं जो कि एक स्वतंत्र राज्य किया करता था, लेकिन घोषणा ऑफिशियली नहीं घोषणा की है। फिर क्या होता है, 1748 में इनका मृत्यु हो जाता है, और बाद में और भी लोग आते हैं। यहाँ पर बहुत सारा समस्या होता है। वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाला ये पहला राज्य बनता है हैदराबाद। दूसरा था कर्नाटका। कर्नाटका का स्थिति ये क्या था कि मुगलों के दक्कन सूबा का ये पार्ट हुआ करता था, जिसमें बहुत मुगल अपने सूबेदार नियुक्त किया करते थे। लेकिन क्या हुआ, सदात खां, क्या है नाम, नाम समझिएगा, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शहादत उल्लाह खां, सादत उल्लाह खां, ये कर्नाटक को स्वतंत्र स्टेब्लिश करता है। अभी भी ये भी घोषणा नहीं किया, ये बस हरकत वैसा कर रहा है। आर्कटिक को राजधानी भी बनाया। बाद में स्थिति बिगड़ जाता है, वेलेस्ली के साथ इससे थोड़ा सा विषम होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। उस तरीके से एक रीजन था अवध, और एक जो इंपॉर्टेंट रीजन था उसमें हम लोग पहुंचेंगे, जो है बंगाल। बंगाल 1700 ईस्वी में क्या हुआ था कि औरंगजेब मुर्शिद कुरली खां को, मुर्शिद कुरली खां को भेजा था बंगाल का सूबेदार बना करके। बाद में 1717 में फर्रुखसियार सूबेदार बना यहाँ पर, फर्रुखसियार जो कि मुगल बादशाह था वो सूबेदार बना रहा था। और इसी टाइम पीरियड में मुर्शिद कुरली खां, जब फर्रुखसियार रूलर था, तो उसी टाइम पीरियड में मुर्शिद कुरली खां क्या किया कि बंगाल को स्वतंत्र स्टेब्लिश कर देता और ढाका के स्थान पर राजधानी बना देता मुर्शिदाबाद को, मुर्शिदाबाद, जहां से डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो मुर्शिदाबाद को ये राजधानी बनाया, और यहाँ पर से मुर्शिद कुरली खां के दौरान 2-3 विद्रोह हुए, जैसे सीता राम का विद्रोह, उदय नारायण, गुलाम मोहम्मद, ये सब छोटे मोटे विद्रोह भी हुए हैं। मुर्शिद कुरली खां के मृत्यु के बाद सवाल है कि कौन बनेगा अगला यहाँ का नवाब। तो इसका जो दामाद था सुजाऊ दौला, पहले तो वो बना नवाब मुर्शिद कुरली खां के बाद, सुजाऊ दौला। और सुजाऊ दौला के बाद कौन बना, तो सरफराज, सरफराज। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्थिति बन रहा था। सरफराज जब गद्दी पर बैठा तो इस सरफराज का युद्ध हो गया अलीवर्दी खां से, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो कि बिहार का सूबेदार था, उसके साथ युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज हार जाता है और अलीवर्दी जीत जाता है। और जीतने के बाद मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपया भी देता है अलीवर्दी खां। अब मुगल सम्राट उसे घोषित भी कर देते हैं, ठीक है तुम बंगाल के अब नवाब हो, उड़ीसा बिहार बंगाल सब तेरा है, वहां से जो कलेक्शन होगा उसका 1/4 मुझे दे देना। यही सब कुछ सहमति हो जाता है। यहाँ पर जब अलीवर्दी खां का मृत्यु होता है तब इसका एक बेटा आता है, इसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला है ना, सिराजुद्दौला। अब वो बनेगा नवाब। थोड़ा सा सिराजुद्दौला के बारे में समझो, ठीक है। सिराजुद्दौला, इसी सिराजुद्दौला का प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के साथ, जिस युद्ध में एक्चुअली में ये युद्ध कभी नहीं हुआ, बस ये था कि षड्यंत्र हुआ जिसमें ये हारा गया, और यहीं पर से अंग्रेजों का स्थिति यहाँ पर बनना शुरू होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ स्थिति जैसे बंगाल का हो रहा है। हम लोग बहुत डिटेल्स में सारी चीजों को देखेंगे, अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं सिर्फ।
फिर बक्सर का युद्ध होगा, उस तरह से मैसूर, पंजाब और मराठाओं में अब हम लोग पहुंचते हैं। मराठा मराठा का स्थिति क्या था कि 18th सेंचुरी में ये सबसे पावरफुल साम्राज्य बन के उभरा था। अलग बात है कि शिवाजी का मृत्यु हो चुका था 1707 में। उनके पोते साहू जी वो मेनली काम देख रहे थे सारा चीज, लेकिन उसके बावजूद काफी पावरफुल थे। लेकिन साहू जी जब गद्दी पर बैठे तो कुछ समय पश्चात ही ये डायरेक्ट पेशवा को पावर दे दिए। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, जो कि पहले साधारण सा पद होता था, लेकिन साहू जी के टाइम से काफी वेटेज मिल गया। तो इसी कारण से हम लोग समझेंगे पेशवा को। पहले पावरफुल पेशवा यहां पर हमें दिखते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में साहू जी बालाजी विश्वनाथ को पेशा बनाते हैं, और ये बालाजी विश्वनाथ मराठों के सेकंड फाउंडर भी कहलाए। फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में सैयद बंधुओं का मदद भी किया है ये बालाजी विश्वनाथ। चौथ सरदेश मुखी इस तरह का जो अधिकार था मराठाओं सरदार को दे भी दिया गया था, यानी इनके टाइम में काफी इनहेंसमेंट हुआ है। इसी के बाद आएंगे वो बाजीराव प्रथम, बाजी राव फर्स्ट, जो कि 1720 से 40 तक रूल करेंगे। ये जो बाजीराव फर्स्ट थे काफी पावरफुल। इनका युद्ध हुआ निजाम, हैदराबाद के निजाम से, वो मूवी में भी देखे होंगे। ठीक है, काफी फेमस थे, दिल्ली पर अटैक करना चाह रहे थे। इनफैक्ट दिल्ली पर अटैक किए भी। मराठाओं में पहला ये मराठा व्यक्ति है जो दिल्ली पर अटैक किया 1737 में। गुरिल्ला युद्ध को फॉलो कर रहे थे, यानी शिवाजी का समझ लो एक तरह से कहीं ना कहीं कॉपी कहलाते थे। फिर बालाजी बाजीराव आए और लास्टली इस तरह से मराठाओं का फिर डिक्लाइनेशन होने लगता है, क्योंकि बालाजी बाजीराव के टाइम ही इनके बाद जो है बालाजी बाजीराव इन्हीं के टाइम पीरियड में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली के साथ, जिसमें ये सभी हार जाते हैं मराठा, और मराठा का फिर डिक्लाइनेशन ही शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ सकते हैं कि मराठाओं यानी कि भारत में अलग अलग तौर पर अलग अलग जगहों पर स्थिति एकदम बिगड़ते जा रहा था। ये तो हम लोग इंपॉर्टेंट देख लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी जो है जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट, मतलब लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब उतने बड़े फेमस नहीं हुए हैं इतिहास में, लेकिन उनका भी अपना एक वेटेज रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे अवध इसके संस्थापक थे शहादत खां बुरहान उल मुल्क। ये व्यक्ति इसके फाउंडर थे। मेनली ये भी सूबेदार हुआ करते थे, मुगलों के अंडर सूबेदार होते थे। लेकिन 1723 में क्या हुआ कि ये अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिए, अपने तरीके से नया एक बंदोबस्त लगा दिए किसानों के लिए, रेवेन्यू के लिए। मुगल, इनके टाइम में मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह से बोले कि 7000 मनसब का उपाधि भी ले ली, यानी ये खुश कर दिए थे उन्हें पैसा वैसा दे करके मोहम्मद शाह को। इन्हीं के टाइम पीरियड में जब ये अवध पे रूल कर रहे थे, मोहम्मद शाह रूलर हुआ करते थे मुगलों के, उसी टाइम पीरियड में नादिर शाह आके अटैक किया था। इसके बाद इनका भतीजा जो था, भतीजा दमाद दोनों एक ही व्यक्ति थे, सफदरजंग, वो आते हैं गद्दी पर बैठते हैं। इनका जो अवध का रोल मेनली हमें कहां पर दिखता है, तो अवध का रोल हमें दिखता है 2-3 जगहों पर। पहला तो बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम का साथ दिया है अवध। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि ना पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था बक्सर के युद्ध के पहले हुआ है, 1761 में हुआ है। तो पानीपत के थर्ड बैटल में ये अहमद शाह अब्दाली का साथ दे दिया, मराठाओं का साथ ना दे करके। तो इन सभी चीजों में इनका मेनली नाम आगे उछलता है। उस तरह से एक राज्य साम्राज्य और उभर रहा था, इसका नाम है रुहेलखंड। रुहेलखंड में वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ये दोनों मिलकर के रूल कर रहे थे, जो कि राजधानी बनाए थे अंबाला,
बरेली के आसपास का इलाका जो है, रामपुर, उसे राजधानी बनाए थे। बड़ा एरिया था, थोड़ा हिमालय की के फुटहिल से बोल सकते हो, गंगा तक ये पहुंचे हुए थे, काफी उपजाऊ एरिया। मेनली अवध और दिल्ली, अवध और दिल्ली के साथ इनका झगड़ा चलता रहता था रोहिलखंड वालों का, दिल्ली वही मुगल। इनके टाइम पीरियड में जो इंपॉर्टेंट चीज इनका फेमस हुआ है वो EIC मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ इनका थोड़ा सा एक रिलेशन बनता है वो। उसी तरीके से रोहिलखंड के अलावा एक है जाट। जाट में चूड़ामन बड़ा फेमस थे, चूड़ामन या चूनामन या बदन सिंह नाम से व्यक्ति थे। ये सभी मिलकर के यहाँ पर जाटों का साम्राज्य चला रहे थे, जिसमें फेमस व्यक्ति आए सूरजमल जाट, सूरजमल जाट। उसी तरीके से केरल का भी नाम थोड़ा उछलता है। केरल में मार्तंड वर्मा थे, त्रावणकोर वाले पूरे रीजन को जीते हुए थे, थोड़े साहित्यकार टाइप के व्यक्ति थे। दूसरा बाकी तो हम लोग देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। पंजाब हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि पंजाब अभी इम्पोर्टेंट होना शुरू हुआ है। पंजाब में क्या है कि बंदा बहादुर नाम से एक व्यक्ति थे। पंजाब अभी इंपॉर्टेंट हुआ नहीं, उतना इंपॉर्टेंट होना शुरू हुआ है। लाहौर को राजधानी बना कर रखते हैं और बंदा बहादुर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह के बाद। गुरु गोविंद सिंह जो थे, खालसा पंथ जो लाए थे, उनके मृत्यु के बाद बंदा बहादुर इसे लीड कर रहे थे पंजाब को। पंजाब मेनली फेमस होगा रंजीत सिंह के टाइम पीरियड से। तब तक समझ लो कि ना, वैसे बंदा बहादुर के टाइम पीरियड में बहुत कुछ हुआ है। पूरा ये पंजाब जो होता था, वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में है और ईस्ट पंजाब जो कि हिंदुस्तान में है, इनके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर भी इनके रीजन में आया करता था, यानी काफी पावरफुल लोग थे। तो ये सब कुछ स्थिति था, जो टूटा फूटा साम्राज्य मुगल बन चुका था, या भारत बोल सकते हो कि ना बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ चुका था। इन्हीं सबों के बीच में अब जाकर के क्या शुरू होगा, इसके बाद यहां पर हम लोग बैकग्राउंड तैयार किए कि कौन कौन से प्रोविंस है, कौन कौन से छोटे छोटे राज्य हैं। आगे के क्लास में हम लोग जानने का और समझने की कोशिश करेंगे कि इन राज्यों के अलावा और क्या क्या है, कौन कौन है। इन सभी चीजों को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे कि भारत में जब यूरोपियंस आए तो वो क्या की। ये तो हम लोग भारत के राज्यों को जान रहे हैं, वो आके इन राज्यों के साथ क्या किए, कि इनके साथ वो डिसुम किए हैं, मतलब इनके साथ युद्ध लड़े हैं, कि इनके साथ ट्रीटी किए हैं, या किस तरीके से वो भारत में फैले हैं, उसको जानेंगे। तो उसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, जैसे आज हम लोग इंडियन पावर को जाने, उसके बाद अब हमें जानना होगा यूरोपियन पावर को। दोनों जान लेंगे तो उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा कराएंगे, और झगड़ा जब होगा उसके बाद विनर घोषित होगा, उसके बाद स्ट्रगल घोषित होगा, तब फिर जाकर के सारी कहानी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में गाइस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।